हाँ जी बच्चों, आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। फिर डिस्कस करते हुए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कोई भी स्ट्रेट या कर्व लाइन जिनके ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट बनाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता था। ये यहाँ तक हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया, यूट्यूब से जाके भी कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक ग्रुप में मिल जाएगा या फिर यहाँ के रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज बेटा हम लोग करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा गॉस थ्योरम। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। उसको पढ़ने से पहले बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, डिस्कस करते हैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है बेटा? देखो, मान लीजिए आप लोग एक विंडो में बैठे हो, खिड़की के पास बैठे हो और वहां से हवा आ रही है। तो जो खिड़की का सरफेस एरिया है उसमें से परपेंडिकुलरली हवा का आना, वो क्या हो जाएगा? विंड फ्लक्स। ठीक है, कोई टूटी है, कोई टैब है, उसके अंदर से पानी आ रहा है परपेंडिकुलरली, तो उस सरफेस एरिया में से पानी का आना वो हो जाएगा वाटर फ्लक्स। मतलब किसी सरफेस एरिया में से किसी चीज का परपेंडिकुलरली बहना, फ्लो करना, वो क्या होता है? फ्लक्स। हमें क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस में से परपेंडिकुलरली जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लिख लेते हैं फटाफट। दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया या एनी क्रॉस सेक्शन एरिया held perpendicularly is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कोई एरिया मान लेते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पास हो रही। ठीक बेटा, देखो वैसे तो एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं। बट बेटा कुछ पर्टिकुलर केस ऐसे है जहां हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी लेके चलते हैं। अब वेक्टर लेके चले हैं तो एरिया की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तब हम एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हम मानते हैं उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर भी ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कोई एरिया है, देखो मैंने कुछ ऐसे बनाया है। ये एरिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया है टिल्ट, उसमें से ये फील्ड लाइन पास हो रही है। इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी वो कहीं यहां आएगी। इस एरिया के, मान लो मैं छोटा ds ले लेता हूं, पूरा सरफेस एरिया s है, मैंने छोटा ds ले लिया, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये ds वेक्टर की डायरेक्शन होगी, स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी।
और ये यहां ई के साथ बना रही है एंगल थीटा। ठीक है, तो डीएस का थीटा की तरफ कंपोनेंट डीएस कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कुछ ऐसे है। ये मान लीजिए ये था थीटा की तरफ कोस, थीटा की तरफ कोस, और थीटा से परपेंडिकुलर वो तो ऐसे आएगा। ठीक है, वो कहीं चला जाएगा कंपोनेंट डीएस साइन थीटा। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि क्या डीएस साइन थीटा इस एरिया में से क्रॉस हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो ऐसे है, ये तो क्रॉस हो ही नहीं रहा। क्रॉस सिर्फ कौन हो रहे हैं, डीएस कोस थीटा, और कैसे, परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो मतलब यही हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई, और पैर में लिख दें ई। पर यहां हमने पूरे एरिया के लिए नहीं निकाला, हमने स्मॉल एरिया के लिए निकाला है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, कल हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डीएस हमने वेक्टर लिया है, कुछ पर्टिकुलर केस के अंदर एरिया को वेक्टर लेके चलना होता है, तो वहां हमने डीएस को एक वेक्टर लिया है। और कोस थीटा, वेक्टर वेक्टर कोस थीटा, ये तो डॉट प्रोडक्ट बन गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट डीएस वेक्टर। ठीक, एक और बात देखो बेटा, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है बेटा, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसी की हेल्प से अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, स्क्रीनशॉट कर लो इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट करना है तो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आएगा, इंटीग्रेशन कर दे। ठीक, डी से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डीएस। डीएस हमें पता होगा कंप्लीट, तो हम वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूनिट की और डायमेंशन फॉर्मूला की। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एस आई यूनिट क्या होगी। ई की बेटा क्या होती है, ई की एस आई यूनिट, ई फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग खुद निकालो। ये हो गया बेटा कॉन्सेप्ट हमारे पास किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, गॉस थ्योरम। ठीक है, इस रिजल्ट को ध्यान में रख लेना, नोट किया है तो नोट किया में से देख लेना।
क्या कहता है बेटा गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम है बेटा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखने का तरीका है डीएस फॉर सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस, surface integral of electric field intensity over a closed surface is always equal to 1 by epsilon times the charge enclosed within the surface. 1 by epsilon times the charge enclosed within the surface. ठीक है, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम the surface integral of electric field intensity over a closed surface is always equal to the 1 by epsilon times the charge enclosed within the surface, where epsilon naught is the permittivity of free space। ठीक, या वैक्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गॉस थ्योरम का फॉर्मूला कह लो या एक्सप्रेशन कह लो। बट आप लोगों ने इस चीज को अभी अभी देखा है इंटीग्रेशन के साथ। आप लोग लिख दोगे बट इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस चाहे क्लोज सरफेस के लिए हो, हमने इंटीग्रेशन देखा है, वो तो फ्लक्स के बराबर होता है फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी हम क्या लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 by epsilon टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड। लिख सकते हैं ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे। स्क्रीनशॉट कर लो जिसने करना फटाफट। एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, एक तो स्टेटमेंट करवाई दी आप लोग को कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड। दूसरी हम क्या लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1 by epsilon टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 लिख सकते हैं हम इसको, स्टेटमेंट सेकंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is always equal to the 1 by epsilon times the charge unclosed within the surface। ठीक है, where epsilon is the permittivity of free space। ये होगी बेटा गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट की बात। अब सर हम क्यों माने ऐसा होता है, इसका प्रूफ करके बताओ। प्रूफ करते हैं,
इसको रब कर रहा हूं फटाफट। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। हम बेटा एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, एक कोई हमने क्लोज सरफेस ले लिया जिसके अंदर एक क्यू पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है, ठीक है। ठीक है, इस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा सिग्मा, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ क्यू पॉजिटिव चार्ज is placed at center of a sphere having surface charge, चाहे ना लो, having radius r, ठीक। छोटा सरफेस ds मान लेते हैं, कहां पर, इसके सरफेस पे, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस r। ds की डायरेक्शन कैसे आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और पॉजिटिव के कारण फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होती है, बाहर की तरफ, ठीक है। और फील्ड लाइन की डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, ई की डायरेक्शन होगी, ई की डायरेक्शन भी कैसे आ गई, बाहर की तरफ। और हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे, ईडीएस वेक्टर, मतलब कि ई डी एस कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट जब खोलोगे तो ऐसा लिखोगे, थीटा कितना बेटा, डीएस की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ई की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, दोनों में एंगल 0, बट फ्रॉम फिगर थीटा इक्वल टू 0। सो हमारा जो एडीएस ये था, जो कि इसके बराबर था, वो किसके बराबर आ जाएगा, एडीएस कोस 0। कोस 0 की बेटा वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा ई डी एस, ठीक है। ई का पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आप ड्राइव कर चुके हो, ये होता है, लास्ट वीडियो में किया था हम लोगों ने, ठीक है। मतलब फोर्स बाय चार्ज होता है, अगर फोर्स इतनी यहां पर क्यू नोट और आ जाता तो वो कट जाता, इनटू में रह गया हमारे पास डीएस, ठीक है भाई। जो कांस्टेंट है जिनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता उनको बाहर निकाल लो, ऊपर कर देता हूं। मतलब जो हमारा ई डी एस का डॉट प्रोडक्ट था, इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर, अब हम कहां आ गए, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा, सारे कांस्टेंट है, अंदर बच गया डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन मतलब सारे छोटे छोटे डीएस को जोड़ना, पूरा स्फीयर बन जाएगा। जो डीएस का इंटीग्रेशन होगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन
स्फीयर। होगा कि नहीं होगा? जो कि किसके बराबर आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। 10th में करते थे एरिया ऑफ स्फीयर, कॉर्ड सरफेस एरिया, वो कितना था? 4 पाई r स्क्वायर। पुट कर देते हैं यूजिंग 2 in 1, वी गेट, हमें क्या मिला? ईडीएस का इंटीग्रेशन क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू में 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा कितना? 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। मतलब कि ईडीएस का इंटीग्रेशन 1/एप्सिलॉन इंटू द चार्ज अनक्लोज्ड। क्या यही स्टेटमेंट नहीं थी जो कि हमने प्रूव कर दी? ठीक है, ये हो गया हमारे पास गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। गॉस थ्योरम को पढ़ा ही क्यों? जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज भी निकाल लिया, फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस भी निकाल लिया, फॉर कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लिया, अब हमें गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा सिमेट्रिकल जितनी भी अब फिगर्स होगी, जैसे कोई लाइन, एरिया, वॉल्यूम, उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम जो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे वो सारे गॉस थ्योरम की हेल्प से ड्राइव होंगे। और इसकी एक एप्लीकेशन एग्जाम में 100% आनी ही आनी होती है। ठीक है, ये तो हुई गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट और थ्योरम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। इसको मैं अब कर रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम करेंगे अब हम लोग एप्लीकेशन। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हमारे पास एक लेंथ है जिसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L having charge Q is uniformly distributed over its length such that linear charge density lambda equal to dq by dl। ठीक है, और lambda dl is equal to dq, और इंटीग्रेशन lambda dl is equal to इंटीग्रेशन dq, और lambda बार dl का इंटीग्रेशन dq, और lambda dl इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कट जाएगा। अब तो लेंथ पता है हमको L, dq का
क्यू, ये आ गया। ठीक है, यहां तक का हो गया। इसको फटाफट कर देते हैं अब हमें यूज करनी है गोस थ्योरम। गोस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एल इज इक्वल टू क्यू। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, हमें यूज करनी बेटा गोस थ्योरम। गोस थ्योरम होती है ईडीएस, मतलब सरफेस एरिया। ये तो लेंथ है, सरफेस तो है ही नहीं। तो हम यहां एक इमेजिनरी सरफेस खुद इमेजिन इमेजिन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोशियन सरफेस। एक सरफेस को इमेजिन करेंगे, इसके सिमेट्रिकल, इसके सिमेट्रिकल एक सिलेंडर ही हो सकता था। ठीक है, और इसकी रेडियस मान ली हम लोगों ने आर। चाहे यहां बनाओ रेडियस, वहां बना दो। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन cylindrical surface of length L and radius R। ठीक, एंड अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दो। इस एप्लीकेशन की एक और खासियत देखो बेटा, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तो हम लोग वहां भी फॉर्मूला ड्राइव कर ही लेते हैं। ठीक, बट अगर ये लेंथ इनफाइनाइट होती, फाइनाइट ना होती, ये लेंथ अगर इनफाइनाइट होती, तब भी हम सिर्फ एल लेंथ का गॉसियन सरफेस मानकर पूरी लेंथ के लिए हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। मैंने पहले नहीं बताई ये बात, इसीलिए कि जब गॉसियन सरफेस हम एल लेंथ का मानेंगे और हम पूरी इनफाइनाइट लेंथ के लिए फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, अप्लाई कर दो। क्या कहता है, ईडीएस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू द चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, कर दो फटाफट। अब देखो, जो डीएस हम लोगों ने यहां छोटा माना है, उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, पॉजिटिव के कारण ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ, दोनों में एंगल 0। ई डीएस कोस थीटा इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टू क्यू, बट थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री। सो ई डीएस कोस 0 1 हो गया, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टू क्यू। रब कर रहा हूं ऊपर से मैं। ठीक है, इसी के साथ आप लोग लिख सकते हो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, इसी एप्लीकेशन को एक और नाम दे सकते हो ये। अब देखो हमारे पास आ गया बेटा ई डीएस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टू क्यू। हमें फाइंड क्या करना है, ई बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, डीएस, उधर क्या है 1/एप्सिलॉन टू क्यू। ठीक है, डीएस, डीएस क्या आएगा, इन सभी डीएस का इंटीग्रेशन, इन सभी का जोड़, छोटे छोटों को जोड़ के क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। बट
इंटीग्रेशन ऑफ डीएस किसके बराबर आ जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन सिलेंडर। और किसके बराबर होता है बेटा, 2 पाई आर एच की जगह हमारे पास क्या है, एल, क्योंकि जब इस सिलेंडर को खड़ा करोगे तो यही तो इसकी हाइट बनेगी, तो मैं लिख देता हूं एल। ठीक है, पुट कर देते हैं, यूजिंग 3 into वी गेट, हमें क्या मिला, ई इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 से बेटा हमारे पास ये भी पड़ा है अभी, इसको नाम 4 दे देंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 in 4, तो E इंटू 2 पाई आर एल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा एल बाय में एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब इस आंसर को ध्यान से देखो बेटा, क्या इस आंसर के अंदर कहीं लेंथ का जिक्र है, आप कहोगे लेंथ से लेंथ तो कट गई, चाहे लेंथ फाइनाइट होती 1 मीटर की 2 मीटर की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, चाहे लेंथ इनफाइनाइट होती। जब हमने पहले किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक फाइनाइट लेंथ के लिए था, वहां हमको लेंथ पता थी, और ये अब हमने इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए भी निकाल दिया आंसर, जो कि सिर्फ डिपेंड करेगा कि चार्ज डेंसिटी है कितनी, एक छोटे एरिया पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, अगर वो हमें पता है। दूसरा, हमें किस पॉइंट तक निकालना, जैसे यहां हमें वायर से आर डिस्टेंस तक निकालना था, आप R2 तक निकालो, R3 तक निकालो, जहां तक फील्ड होगी वहां तक निकल जाए। एक और बात देखो, हमने गॉसियन सरफेस को मानना था, ठीक है, जो कि इमेजिनरी सरफेस था, तो क्वेश्चन उठता कि ऐसे कैसे मान लिया, कुछ भी मान लेंगे ऐसे तो किसी की एलसीपी कर देंगे। बट आप आंसर में देखो, क्या कहीं हमने गॉसियन सरफेस का कहीं अब जिक्र बचा है आंसर के अंदर, आंसर के अंदर कहीं नहीं बचा। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, गॉसियन सरफेस का कोई जिक्र नहीं है, 2 पाई आर एल होता तब उसका सरफेस एरिया होता, वो एल तो कट ही गया, बचा क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, तो जो इमेजिनरी सरफेस हम लोगों ने माना था वो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग मानते हैं, गॉस थ्योरम को लगाने के लिए, लास्ट में वो सारा खत्म हो जाता है, हमारे पास आंसर बचेगा सिर्फ आर की फॉर्म में। क्योंकि यहां देखो आप लोग, अब ये जो बाकी सारी क्वांटिटीज है ये तो कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट होगा, किसी छोटी लेंथ के ऊपर छोटा चार्ज पड़ा होना वो कांस्टेंट होगा किसी वायर के लिए। ठीक है, 2 पाई वैसे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कांस्टेंट बाय में आर, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब कहीं गॉसियन सरफेस की बात बची, सारा कुछ हम लोगों ने डिलीट ही कर दिया, खत्म ही कर दिया उसको, तो वो सिर्फ हम लोगों ने कैलकुलेशन करने के लिए, हमारी सहूलियत के लिए मानना था सिर्फ, और वो लास्ट में जब हमारा काम खत्म हो गया तो वो चला गया। ठीक है, ये आ गया। अब एक क्वेश्चन और उठना चाहिए था कि ये हमारे पास वायर थी, चाहे इनफाइनाइट वायर थी चाहे फाइनाइट वायर थी, फाइनाइट होगी तो उसकी लेंथ पता होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेंथ तो आया नहीं आंसर के अंदर। ये हमने गॉसियन सरफेस माना था जो कि एक इमेजिनरी सरफेस था, और इसका कर्ड सरफेस एरिया हम लोगों ने ले लिया था, उस पर डीएस मान लिया था। ठीक है, पर ये ढक्कन, ये गोल, ये कांगे, ये भी तो सरफेस है, इनका भी तो कुछ सरफेस एरिया है, इनके लिए क्यों नहीं निकाला,
तो यहां देखो बेटा, पॉजिटिव थी ना वायर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रेडियली हो गया जो भी कुछ होगा। तो ये बाहर की तरफ हो गया डायरेक्शन। और ये सरफेस, इसकी डायरेक्शन बेटा कहाँ आएगी, मान लो मैं सेंटर से लूं, इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, यहां पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड आ गया, बाहर की तरफ आ गई डायरेक्शन। ठीक है, किसी वायर के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो उसके कारण फील्ड लाइन बाहर की तरफ बनेगी ऐसे। ठीक है, और ई की डायरेक्शन कैसे आ गई हमारे पास, नहीं डीएस की डायरेक्शन हमारे पास कैसे आ गई, ये आ गई। दोनों में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर गॉस थ्योरम लगाते भी हैं इनके लिए हम लोग, तो कोस कितना हो जाएगा 90, कोस 90 कितना होता है 0। ई इंटू जीरो इज इक्वल टू 1/ε2 चार्ज, ई इज इक्वल टू Q/ε2 0, समथिंग बाय जीरो, नॉट डिफाइंड। इन जो बाहर वाले गोले हैं उनके लिए हम फील्ड को डिफाइंड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड चीज है। तो हम लोग सिर्फ जहां फील्ड लाइन जा रही है रेडियली आउटवर्ड, हम वही फील्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। अब कर लेते हैं थोड़ी काम की बात। बेटा देखो, आप लोगों ने जहां तक नोटबुक बना रखी है, उस नोटबुक के, हाँ भी प्रवेश, मैथ्स लिख के बता दे बेटा, ऐसे नहीं सुनेगा। जो आप लोगों ने बेटा नोट्स बना रखे हैं उसकी आप लोगों ने बनानी है एक पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती वो यूट्यूब से देख लेना, या फिर एक गूगल प्ले स्टोर से पीडीएफ डाउनलोड करने, पीडीएफ बनाने के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से बनाकर पीडीएफ फोन में सेव करके उसे इसी ऐप के ऊपर ना एक असाइनमेंट वाला सेक्शन है, वहां आप लोगों ने अपलोड करनी है। एक और बात, फर्स्ट पेज पर अपना नाम जरूर लिख देना। अब जिन बच्चों की वो पीडीएफ आई होगी उनके घर फोन नहीं किया जाएगा, बाकी सभी बच्चों घर पे फोन किया जाएगा बेटा। ठीक है, जिन जिन बच्चों की पीडीएफ वहां अपलोड हो जाएगी, शाम तक का समय आप लोग के पास, उन उन बच्चों की तो क्या होगा, घर फोन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो काम कर रखा है। बाकी जिन्होंने नहीं कर रखा होगा उन सभी के घर कल बेटा फोन करेंगे और पूछेंगे कि भी क्यों क्लास नहीं लगा रहे और क्यों काम नहीं कर रहे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे को भी 11 बजे क्लास, अब आपका क्लास का टाइमिंग है 11 बजे। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन बड़े ध्यान से, ठीक है, नहीं समझ में आई तो उसका रिकॉर्डेड सेक्शन घंटे 2 घंटे बाद आ जाएगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और फिर लिंक भेज दूंगा, वहां से एक बार फिर रिवाइज करके दोबारा कर लेना। आज इतना ही करेंगे बेटा, दोबारा मिलते हैं फ्राइडे को 11 बजे, थैंक यू वेरी मच। मैसेज आया प्रवेश, हाँ भाई प्रवेश कुमार, चलो भाई ठीक है बेटा, आप लोग करो अपनी तैयारी, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ हाँ, वो मैं कर लूंगा बेटा एक्सेप्ट, वो आपने बाद में किया। सर 21 मई की क्लास की रिकॉर्डिंग, बेटा 21 मई को बच्चों की भारी डिमांड के ऊपर जूम पर क्लास लगाई गई थी, तो जूम पे रिकॉर्डिंग होती नहीं है, तो वहां की रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो उसकी रिकॉर्डिंग सेक्शन नहीं है बेटा, बाकी सारी रिकॉर्डिंग वाली पड़ी है। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट किया करो, आप रिकॉर्डेड वीडियो के उसमें क्यों रखते हो, मान लीजिए किसी दिन मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया और उस दिन रिकॉर्डिंग हुई नहीं, फिर कैसे करोगे। या तो साथ साथ नोट किया करो या रिकॉर्डिंग वाली वीडियो के भरोसे बैठो। ठीक है, पर उस दिन जूम पे लगाई थी तो वो नहीं हो पाई, उस दिन मेरी क्लास मिस थी बेटा, मिस थी तो फिर अब क्या करें। किसी बच्चे से ले लो बेटा नोट्स, बच्चा दे देगा नोट्स, या फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद इसके स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है ना उसमें नोट्स डाल दूंगा बेटा, वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी सारे बच्चे यूट्यूब पे है, नहीं बेटा यूट्यूब पे नहीं डाली बेटा उसकी, वैसे यूट्यूब पे कोई और चैनल पे होगा, वहां देख सकते हो आप।
ओके, थैंक यू बेटा। चलो, और किसी बच्चे ने कुछ कहना तो बताओ भाई बेटा, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो। भरत, आपका वो नंबर कर दूंगा मैं ऐड, अभी आई हुई रिक्वेस्ट कर दूंगा, रिक्वेस्ट ऐड। एक बच्चे की और आई है, उसको भी कर लूंगा ऐड। हाँ भाई, भरत सिंह, ओके सर, ठीक है भाई। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं फ्राइडे को। इस काम को जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक और एप्लीकेशन करवा देता, बट वो बहुत लंबी चली जाएगी, तो 10 10-15 मिनट में होनी नहीं। तो फ्राइडे को ही करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल चेकआउट कर लेना, गोस थ्योरम के न्यूमेरिकल देख लेना। ठीक है, करके देख लेना। और पीछे जितने भी टॉपिक किए किए हैं उनके न्यूमेरिकल बेटा जरूर कर लेना। न्यूमेरिकल जितना करोगे उतना ही कामयाब होगे। +2 के अंदर न्यूमेरिकल ही है सारा कुछ सिस्टम। न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो रह जाएगा सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिलेबस में है क्या? हाँ जी बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिलेबस में है। थैंक यू वेरी मच रितु, आपने ये याद करवाया। मेरे अभी क्लास शुरू करने पर याद भी था। फटाफट ये टॉपिक कर लेते हैं बेटा। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं हम लोग इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटेंस के अंदर भी आएगा, वैसे तो वहां कवर अप कर लेते। 5 मिनट का टॉपिक है, फटाफट देख लो। योगेश कुमार जी, फटाफट देख लो, 5 मिनट का टॉपिक है। देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है बेटा, इसको साथ साथ नोट कर लो। छोटा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। देखो बेटा, रिलेटिव्स कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार। ठीक है। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्री स्पेस की। किसी दूसरे मीडियम की इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ क्या रिश्ता है, वो हमारे पास क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी। किसी और मीडियम की परमिटिविटी का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ क्या रिश्ता है, उससे कितना गुना है, उससे कितना कम है, उससे कितना ज्यादा है, उस रिश्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। होता किसके बराबर है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द force between the same charge is placed in some other medium। ठीक है। कोई भी दो चार्ज है बेटा, Q1 Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस r है, उनको पहले रखा गया वैक्यूम के अंदर, तो बेटा फोर्स कितनी आई? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। फिर इनको उठा के रख दिया गया किसी मीडियम के अंदर, जिसकी परमिटिविटी εm है, तब फोर्स कितनी आएगी? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो सारा कट ही गया, 1/4π भी कट गया। बचा क्या है बेटा आपके पास? 1/ε0/1/εm, ये बच गया बेटा आप लोग के पास। इसको जब सोल्व करोगे तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या निकल कर आएगा? εm/ε0। ठीक। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। तो बात हो गई हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर एप्सिलॉन आर। अब इसको लिखना हमने शब्दों के अंदर। ठीक है। तो पहली जो डेफिनेशन बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन
any two charges placed in a vacuum to the force of interaction between the same charges when placed in some other medium. ठीक है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी. पहले लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर. इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर. सो एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ जाएगा? एफ नोट बाय एफ एम. एफ नोट बाय एफ एम. फिर आप लोग ये सारा सोल्व करके दिखा दोगे ऐसे, और करते करते आप लोग पहुंच जाओगे यहां. ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे? एस एप्सिलॉन आर किसके बराबर है? इसके बराबर है. तो लास्ट में किसके बराबर आ गया? इसके बराबर. फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, फिर अब कर रहा हूं मैं. हमारे पास लास्ट में क्या निकल कर आ गया? वी गेट एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ गया? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट. सो रिलेटिव permittivity may also be defined as the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space. ठीक है, अगर बेटा हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो हमको दिखाई दे रहा है कि एप्सिलॉन आर एफ नोट बाय एफ एम. एफ नोट की यूनिट न्यूटन, एफ एम की यूनिट न्यूटन, न्यूटन बाय न्यूटन नथिंग. तो इसकी यूनिट क्या आएगी? इट इज अ यूनिटलेस कांस्टेंट. ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा फिर इसका. ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए, जैसे वाटर के लिए, एयर के लिए, ऑयल के लिए, एक बुक के अंदर चार्ट बना होगा जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बता रखा होगी सारी उनकी वैल्यूज. याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे न्यूमेरिकल के अंदर आपको देंगे. अगर मीडियम आपको ऑयल दिया जाएगा या मीडियम आपको एयर दिया जाएगा तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको बताई जाएगी. ठीक है, और भी कोई टॉपिक रह रहा हो ना तो बेटा आप लोग देख के मुझे बता दिया करो, साथ ही साथ करवा दिया जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, पीछे चेक कर लेना बुक है आप लोग के पास तो, कि कोई टॉपिक रह ना रहा हो. ये हो गया बेटा रिलेटिव परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए. एक और मैसेज आ गया, योगेश कुमार. क्या हो गया भाई? ठीक है, घर बैठे बैठे भी नहीं पढ़ाई हो रही तुम लोगों से अब. और ये बीच में माइक किसने ऑन किया था? बेटा जी क्लास भी लगनी है ऑफलाइन, स्कूल खुलेंगे. ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे. प्रवेश कुमार. चलो भाई, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए. सर आज ही क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है क्या? यस बेटा हुई है, बिल्कुल हुई है. ठीक है भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच.